हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। मटेरियल एंड मेटलर्जी के अंदर हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जब हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में कि जो हमारे मटेरियल होते हैं, मटेरियल आपको क्या पता है मटेरियल क्या होता है? मटेरियल क्या होता है? मेड ऑफ बाय मैटर, यानी कि एक मैटर से मिलकर जो हम बना रहे हैं वो मटेरियल है। तो मटेरियल को हम क्या करते हैं? कैन मेड समथिंग, यानी कि जिस चीज से कोई एलिमेंट, जिससे हम किसी चीज को बना रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? मटेरियल है। तो मटेरियल की जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी में आपको बताया था काफी तरह की हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती थी, जिनमें हमने बात की है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा केमिकल होती है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, थर्मल प्रॉपर्टीज होती है। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? हमारे मटेरियल की। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने बात की थी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, जैसे कि अपीयरेंस है, अपीयरेंस की अगर बात करें, शेप एंड साइज की बात करें, कलर की बात करें, तो ये सारी कौन सी है? ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी। यस, जिसमें डेंसिटी आ गया, कलर आ गया, अपीयरेंस आ गया, शेप साइज आ गया, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल। उसके बाद हम कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी हमने 3-4 पॉइंट के बारे में बात कर ली थी कि कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने बात की थी इलास्टिसिटी के बारे में। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था? इलास्टिसिटी। कि इलास्टिसिटी क्या होती है? तो इलास्टिसिटी क्या है? मैकेनिकल एक प्रॉपर्टी है। किस चीज की प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या रहेगी? मटेरियल की। जो भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल में आपको बताया था अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं, जिसमें मेटल है, नॉन मेटल है, फेरस मेटल है, नॉन फेरस मेटल है, सेरामिक्स आ गया, ऑर्गेनिक्स आ गया, या अदर्स जो भी एलिमेंट्स हो, वो हमारे लिए क्या रहते हैं? मटेरियल। तो मटेरियल के अंदर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी कौन सी रहेगी? इलास्टिसिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होगी? इलास्टिसिटी। सेकंड हमने जो बात की थी वो थी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। थर्ड नंबर पे जो हमने प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, तो थर्ड नंबर पे हमारी थी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। फोर्थ के है स्टिफनेस। फिफ्थ जो हमने की थी वो थी हमारी टफनेस। तो अभी तक हम 5 प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके हैं मैकेनिकल की। 5 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और टफनेस। अब हम बात करते हैं हमारी जो 6 नंबर की प्रॉपर्टी रहेगी, यानी कि 6th नंबर पे हमारी जो प्रॉपर्टी आ रही है, वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी। उस मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। वो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी? डक्टिलिटी। तो देखिए अब डक्टिलिटी क्या होता है, इन पांचों के बारे में आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था कि इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और टफनेस के बारे में। अब हम बात करते हैं डक्टिलिटी के बारे में। तो डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी हमारे मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या कर सकते हैं? मटेरियल को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि वायर की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? इसको ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। कि हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल इन विच इट इज ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी कि पतली पतली तारों के रूप में, पतली पतली जो लेयर्स होंगी तारों की, जो पतली पतली थिन लेयर्स होंगी, उन लेयर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं? मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। वो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो हम क्या लिखेंगे? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, द ability of material, the ability of material in which the property of material, या फिर ability of material to be drawn, to be drawn यानी कि खींचना, उसको बनाना, drawn into wires without losing,
यानी कि लूज किए बिना, जो उसकी स्ट्रेंथ है हमारे मटेरियल की, मान लीजिए ये हमारा मटेरियल है, मटेरियल की हमें पता है स्ट्रेंथ का कि इतना मजबूत है, इसकी स्ट्रेंथ को लूज किए बिना, यानी कि हम इसको वायर की शेप में भी चेंज कर रहे हैं और इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस प्रॉपर्टी को, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। वो हमारी प्रॉपर्टी जो होती है मटेरियल की, वो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी। तो हमने क्या लिखा, विदाउट लूजिंग मच स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ कम तो होगी, थोड़ी बहुत कम होगी, मान लीजिए अगर उसके अंदर 50 है तो 49 हो जाएगी, 48 हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्या, जो स्ट्रेंथ है वो क्या नहीं होगी, कम नहीं होगी। विदाउट लूजिंग मच स्ट्रेंथ, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, वो कहलाएगी डक्टिलिटी। वो हमारे मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होगी, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डक्टिलिटी। ये तो हुई डक्टिलिटी। अब हम बात करते हैं 7th नंबर प्रॉपर्टी के बारे में। तो वो प्रॉपर्टी हमारी जो रहेगी, वो डक्टिलिटी के बाद है मेलाबिलिटी। ठीक है, मेलाबिलिटी, MA, ठीक है, वो प्रॉपर्टी हमारी क्या रहेगी, मेलाबिलिटी। तो देखिए ये क्या है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी डिफॉर्म्ड बाय बीइंग हैमर्ड, यानी कि एक हैमर की सहायता से, हैमर यानी कि जो हथौड़ा है, हथौड़े की सहायता से हम मटेरियल के अंदर, वो मटेरियल की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, यानी कि उसकी शेप के अंदर चेंज आ रहा है, वो प्रॉपर्टी मटेरियल की कहलाती है मेलाबिलिटी। ठीक है, जैसे कि हम हैमर की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, हैमर मार रहे हैं, या फिर उसको फोर्ज कर रहे हैं मटेरियल को, या फिर रोल कर रहे हैं, रोल पास कर रहे हैं, तो ये सारी जो एबिलिटी रहेगी मटेरियल के अंदर, यानी कि वो मटेरियल रोल भी हो सकता है, फोर्ज भी हो सकता है, अगर उसके ऊपर हम हैमर्ड का यूज करें तो उसके अंदर चेंज भी आ रहा है, तो वो जो एबिलिटी होगी मटेरियल की, यानी कि जिस मटेरियल के अंदर वो चीजें होंगी तीनों, तो वो कौन सी कहलाएगा, वो कहलाएगा मेलाबिलिटी, यानी कि उसके अंदर मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी मौजूद है मटेरियल के अंदर। तो हम क्या लिख लेंगे, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी डिफॉर्म, the ability of material, the ability of material to deform होता है चेंज होना, to deform by being hammered, यानी कि हैमर की सहायता से, जब हम हैमर अप्लाई करेंगे, यानी कि जो हम हथौड़ा है, जब हम हथौड़े का यूज करेंगे, तो उसकी वजह से जो हमारा क्या है, फोर्स्ड, और यानी कि जो हमारा मटेरियल है वो क्या हो रहा है, फोर्स्ड हो रहा है, या फिर रोल्ड, ठीक है, रोल्ड इनटू डिजायर शेप, यानी कि जो हमें साइज चाहिए, जो हमें रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको रोल्ड कर रहे हैं या फोर्स्ड कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे लिए क्या कहेगी, वो एबिलिटी, वो प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की मेलाबिलिटी। ठीक है, फोर्स्ड और रोल्ड विदाउट फ्रैक्चर, ये भी लिख सकते हो, यहां तक लिखोगे तो भी ठीक है, विदाउट फ्रैक्चर। ठीक है, विदाउट फ्रैक्चर यानी कि बिना फ्रैक्चर के, यानी कि जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई टूट फूट नहीं होगी। वो मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी है कि मटेरियल के जब हम हैमर की सहायता से या फिर रोल्ड करेंगे या फिर फोर्ज करेंगे, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, बिना फ्रैक्चर हुए उसके अंदर चेंज आ जाएगा। तो वो हमारे लिए मटेरियल की जो एबिलिटी होगी, उस एबिलिटी को, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, वो प्रॉपर्टी कहलाएगी मेलाबिलिटी। वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, मेलाबिलिटी। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8। तो ये प्रॉपर्टी जो रहेगी ये है ब्रिटलनेस। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये एक तरह से अपोजिट होती है जो हमारी टफनेस है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, जो कार्बन कंटेंट होता है उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये मटेरियल क्या हो जाता है, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी हो जाती है मटेरियल में, जिसकी वजह से हमारा मटेरियल क्या होता है, हार्ड हो जाता है, यानी कि लिमिट से ज्यादा हार्ड हो जाता है। और जो कि आसानी के साथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। जिस तरह से ग्लास है, ग्लास एक तरह से हमारे लिए ब्रिटल मटेरियल है, जिसके लिए कटिंग करने के लिए हम डायमंड कटर का यूज करते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, एकदम से टूट जाता है।
जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें जो हमारी सुई होती है जिन निकल बोलते हैं, तो वो चीज़ भी क्या है एकदम से कैसे हो जाती है, विदाउट वार्निंग। यानी कि अगर हम किसी और चीज़ की बात करें, मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी की बात करें, तो ये चीज़ें होंगी जब इनके ऊपर कोई फोर्स लगेगी तो ये इनके अंदर क्या होगा, इस तरह से फटीग रैप्चर आएगा, क्रीप आएगी, यानी कि एक वार्निंग हमें पहले से होगी कि हाँ हमारा मटेरियल टूट रहा है। लेकिन अगर हमारे मटेरियल के अंदर ब्रिटलनेस ज़्यादा होगी तो मटेरियल क्या हो जाएगा, एक झटके में एकदम से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उस एबिलिटी को, उस प्रॉपर्टी को जो मटेरियल के अंदर मौजूद है कि जिसमें एकदम से वो हमारा मटेरियल क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो वो एबिलिटी क्या होती है, उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। वो एबिलिटी क्या कहलाती है, ब्रिटलनेस। द लैक ऑफ डक्टिलिटी, यानी कि जो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी की कमी की वजह से, ठीक है, द लैक ऑफ डक्टिलिटी इन ए मटेरियल, यानी कि जो हमारे मटेरियल है, मटेरियल के अंदर अगर डक्टिलिटी की कमी है तो उसकी वजह से भी ब्रिटलनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो क्या लिखा, द लैक ऑफ डक्टिलिटी इन ए मटेरियल causes its fracture without, ठीक है, विदाउट यानी कि बिना किसी वार्निंग के, वार्निंग, तो वो एबिलिटी जो हमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो कहलाती है ब्रिटलनेस। द लैक ऑफ डक्टिलिटी इन ए मटेरियल causes its फ्रैक्चर विदाउट वार्निंग, कि बिना वार्निंग दिए वो क्या हो रहा है, हमारा मटेरियल क्या हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है। किसकी कमी से, डक्टिलिटी की कमी से, ठीक है। वार्निंग अंडर अप्लाइड लोड, कि जो हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया है, लोड अप्लाई किया है, तो लोड की वजह से हमारे मटेरियल के अंदर क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर आ जाएगा। फ्रैक्चर किस वजह से आएगा, कि अगर हमारे मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी की कमी है, डक्टिलिटी आपको पहले ही बताया कि वो एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम मटेरियल को ड्रॉ कर सकते हैं वायर्स की फॉर्म में, यानी कि हम अगर खींच भी रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा। लेकिन जब हम बात करेंगे ब्रिटलनेस की, तो ये वो मटेरियल हो जाएंगे जिन मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी की कमी है और जो कि एकदम से क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ये एबिलिटी हमारी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 8 प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी है, एक बार फिर से सुनिए। इससे पहले हमारे सिलेबस में आपको बताया कि जो हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज रहेंगी, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी 5 या 6 प्रकार की, जिसके अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी, जो हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी रहेगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी हमारी किसकी, मटेरियल की। लेकिन हमने सिर्फ बात करनी है 2 प्रॉपर्टीज के बारे में जिनके बारे में हमसे पूछा गया, वो कौन कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपको बता दिया था, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने बात की अपीयरेंस के बारे में, कि जो भी हमारा मटेरियल है वो अपीयरेंस वाइज, यानी कि जब हम उसको देखेंगे तो देखने के हिसाब से हम उसको डिफाइन कर पाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता कर पाएंगे, उसके शेप और साइज की वजह से, कलर की वजह से, कि जो उसके अंदर कलर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर हमने शुरू किया मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने बात कर ली इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी क्या होता है, कि जब फोर्स लगी हुई है तो उस दौरान उसमें कोई मटेरियल में चेंज आ गया, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स को रिमूव किया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आया, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। प्लास्टिसिटी में क्या बात की, कि प्लास्टिसिटी कौन सी होती है, कि अगर हमने कोई फोर्स अप्लाई की है उसकी वजह से मटेरियल के अंदर चेंज आ गया, लेकिन वो चेंज जब हमने फोर्स को हटाया तो वो चेंज सेम ही रहे, यानी कि ओरिजिनल शेप में वापस ना आए, तो वो प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी। फिर हमने बात की स्ट्रेंथ की, कि स्ट्रेंथ क्या होती है, जो मटेरियल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि मजबूती किस प्रकार से है। स्टिफनेस के बारे में बात की, टफनेस के बारे में बात की, कि हार्ड कितना है मटेरियल। उसके बाद डक्टिलिटी, मेलाबिलिटी और ब्रिटलनेस। तो ये हमारी क्या रहेंगी, ये हमारी रहेंगी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। किसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जो हमारे मटेरियल है, मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे बात कर ली, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में और उनकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, कि जो हम मॉडर्न लाइफ में, जो हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे हम उनका यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा, टॉपिक हमारा रहेगा इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर एप्लीकेशन, कि कौन कौन से हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल है जिनका हम यूज कर रहे हैं अपनी मॉडर्न लाइफ में, इंडस्ट्रीज के अंदर डे बाय डे, मतलब जो नाउ डेज हमारे जो अब के दिन है, अब के दिनों में हम कौन कौन से मटेरियल्स का वाइडली यूज कर रहे हैं मटेरियल्स को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा मटेरियल रहेगा वो कौन सा है, वो है कास्ट आयरन। सबसे पहले है कास्ट आयरन। सबसे पहले जो हमारा मटेरियल रहेगा वो मटेरियल कौन सा होगा, वो मटेरियल होगा कास्ट आयरन। तो देखिए कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय रीमेल्टिंग द, जो हमारी आयरन होता है, जो हमारा जो पिग आयरन होता है जिसको बोलते हैं, पिग आयरन को जब हम कपोला फर्नेस के अंदर रीमेल्ट करते हैं, यानी कि उसको फिर से मेल्ट करने की, एक बार हमने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद हम पिग आयरन है, हमको उस एक बार हमने मेल्ट किया तो हमारे पास आयरन आ गया, हमने उसको रीमेल्ट किया, यानी कि दूसरी बार दोबारा फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रीमेल्टिंग करने से, किसको रीमेल्ट करने से, पिग आयरन को, जो हमारा पिग आयरन है, पिग आयरन को जब हम रीमेल्ट करेंगे तो उसकी वजह से किसमें, कपोला फर्नेस के अंदर, एक हमारी फर्नेस होती है कपोला फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, कपोला फर्नेस होती है, ऑयल बेस्ड फर्नेस होती है, तो काफी तरह की फर्नेस होती है जिनके बारे में हम बात भी करेंगे बाद में। तो कपोला फर्नेस के अंदर जब हम पिग आयरन को रीमेल्ट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है कास्ट आयरन। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, इट इज obtained by remelting, it is obtained by remelting pig iron into कपोला फर्नेस, की जो हमारी कौन सी फर्नेस है, कपोला फर्नेस, into कपोला फर्नेस, ठीक है, FURNAC, कपोला फर्नेस, कि जो हमारी पिग आयरन है, पिग आयरन को जब हम कपोला फर्नेस के अंदर, यानी कि जो भट्टी है हमारी फर्नेस है उसके अंदर जब हम पिग आयरन को क्या करेंगे, रीमेल्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उससे जो हमें आयरन प्राप्त होगा, उससे जो हमें मटेरियल मिलेगा वो हमारा कौन सा कहलाएगा, कास्ट आयरन, वो हमारा कौन सा होता है, कास्ट आयरन। इसके अलावा इट इज एन अलॉय, ये कि अलॉय होता है किस किस चीज का, आयरन का, कॉपर का और सिलिकॉन का। तो ये क्या हम लिखेंगे, इट इज ए, ठीक है, ये क्या है, इट इज एन अलॉय, it is an alloy of, it is an alloy of iron, copper और आयरन, कॉपर और किसका होता है, सिलिकॉन और सिलिकॉन। तो इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनता है, जो हम आयरन हम प्राप्त कर पा रहे हैं, आयरन जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो आयरन कौन सा रहता है, वो होता है हमारा कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन में जब हम कार्बन की परसेंटेज की बात करते हैं तो कार्बन की जो परसेंटेज रहती है वो होती है 1 पॉइंट। कार्बन की जब हम कार्बन परसेंटेज के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो 1.7, 1.7 से लेके जो मैक्सिमम होती है वो होती है 3% तक, ठीक है, 3%। कार्बन की परसेंटेज की बात करते हैं कास्ट आयरन में तो वो कितनी रहेगी, 1.7 से लेके 3% तक हमारी क्या रहेगी, कार्बन की परसेंटेज रहेगी। इसके अलावा ये तो मेन कंटेंट, जो मेन अलॉय है वो तो कॉपर, आयरन, कॉपर और सिलिकॉन है। इसके अलावा जो सल्फर है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, इनका भी हम यूज करते हैं कास्ट आयरन को ऑब्टेन कर, कास्ट आयरन को बनाने के लिए। जब भी हमने कास्ट आयरन के अंदर प्रॉपर्टीज को ऐड करना है तो हम किनका यूज कर लेते हैं, जैसे कि इट आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, यानी कि छोटी मात्रा, ठीक है, कुछ मात्रा में, कुछ क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के अलावा जो मैग्नीज है, मैग्नीज का भी हम यूज करते हैं, मैग्नीज हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया। इसके अलावा जो फास्फोरस है, फास्फोरस का भी हम यूज करते हैं, फास्फोरस एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं किसके लिए, जो हमारा कास्ट आयरन। तो देख लीजिए कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी के अंदर एक बार फिर से, कि इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर जो सबसे पहले हमारा मटेरियल रहेगा वो रहेगा कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन के अंदर हमने क्या लिखा कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमेल्टिंग द पिग आयरन इनटू कपोला फर्नेस,
कि जो हमारी कपोला फर्नेस होगी, कपोला फर्नेस के अंदर जब हम पिग आयरन को रीमेल्ट करेंगे, यानी कि उसको फिर से मेल्ट करने की कोशिश करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो उसकी वजह से जो हमें आयरन प्राप्त होगा वो आयरन कहलाएगा कास्ट आयरन। इसके अलावा ये एक अलॉय है, इसके अंदर काफी सारे अलॉय मिलते हैं, जैसे कि आयरन है, सिलिकॉन है या फिर कॉपर, तो इन तीनों से मिलकर मिलता है। इसके अलावा छोटी छोटी मात्रा में, छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर हमारे कास्ट आयरन के अंदर मैग्नीज हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, तो ये एलिमेंट्स भी रहते हैं। तो ये क्या एलिमेंट्स है? तो ये एलिमेंट्स भी रहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, मैग्नीज के बारे में। ये हमने बात कर ली कि ये एलिमेंट्स भी होते हैं, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन फर्दर आगे कुछ डिवाइडेड होते हैं, कास्ट आयरन के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रॉड कास्ट आयरन के अंदर ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन। तो कौन कौन से रहेंगे? ठीक है, कास्ट आयरन टाइप्स, कास्ट आयरन के फर्दर टाइप्स होंगे, कास्ट आयरन टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स में आ जाएंगे? सबसे पहले जैसे कि व्हाइट कास्ट आयरन, सेकंड हमारे पास व्हाइट कास्ट आयरन के अलावा और कौन सा हो जाएगा? ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं ग्रे कास्ट आयरन के बाद और हमारे पास कौन सा कास्ट आयरन होगा? वो थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं मेलेबल कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन। थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा? मेलेबल कास्ट आयरन, ठीक है, मेलेबल कास्ट आयरन। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? मोटेल्ड कास्ट आयरन, अलॉय कास्ट आयरन। कौन कौन से आ जाएंगे? नंबर 4 पे मोटेल्ड, ठीक है, मोटेल्ड कास्ट आयरन, मोटेल्ड कास्ट आयरन। और नंबर 5 पे जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा अलॉय कास्ट आयरन। तो ये 5 तरह के फर्दर आगे डिवाइडेड होते हैं कास्ट आयरन के टाइप की। कौन कौन से कास्ट आयरन के टाइप है? तो कास्ट आयरन के बारे में तो आपको पता लग गया कि कास्ट आयरन हमें कहां से मिलता है? जब हम पिग आयरन को कपोला फर्नेस के अंदर रीमेल्ट करते हैं तो उससे हमें कास्ट आयरन मिलता है, जिसके अंदर सिलिकॉन है, कॉपर है, मैग्नीज है, फास्फोरस है। तो ये सारी क्या होती है? छोटी छोटी मात्रा में कंटेन होते हैं हमारे कास्ट आयरन के अंदर। इसके अलावा जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो कार्बन की परसेंटेज रहती है 1.7 से लेके 3% तक रहती है कास्ट आयरन के अंदर। कास्ट आयरन फर्दर आगे टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से? व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, ठीक है, मोडेलाइट कास्ट आयरन, और लास्ट पे जो हमारा रहेगा 5 नंबर पे वो हमारा कौन सा रहेगा? अलॉय कास्ट आयरन, अलॉय कास्ट आयरन। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा व्हाइट कास्ट आयरन है। अगर हम बात करें कि व्हाइट कास्ट, ठीक है, शॉर्ट में आपको बता देते हैं इनके बारे में कि जो व्हाइट कास्ट आयरन है, व्हाइट कास्ट आयरन क्यों होता है? इट शो व्हाइट फ्रैक्चर सरफेस। हम आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन है, जब हम इसकी बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि ग्रे कास्ट आयरन का कलर जो होता है वो ग्रे होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कार्बन के आयरन के रूप में किसका यूज कर रहे हैं? ग्रेफाइट का यूज कर रहे हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं व्हाइट कास्ट आयरन की, तो व्हाइट कास्ट आयरन का जो कलर होता है, जब हम आयरन को देखते हैं, कास्ट आयरन का जो वर्कपीस है, जो मटेरियल है, उसको देखेंगे तो वो व्हाइट कलर का होगा। तो हम क्या होता है? व्हाइट फ्रैक्चर सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सीमेंटेड, यानी कि जो कार्बन है, कार्बन सीमेंट की फॉर्म में, सीमेंट की फॉर्म में क्या होता है? मौजूद होता है हमारे कास्ट आयरन के अंदर। इसलिए जो हमें कास्ट आयरन है वो व्हाइट दिखाई देता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? व्हाइट कास्ट आयरन। तो वो हमारे लिए क्या रहता है? व्हाइट कास्ट आयरन, जो कि एक तरह से क्या होता है? हार्ड कास्ट आयरन होता है, ठीक है, हार्ड कास्ट। जैसे हमारे रेलवे के व्हील्स है, या फिर अगर बात कर लो, जैसे बोल रहे हैं जो हमारे क्रैशर होते हैं, क्रैशर के जो रोल बने होते हैं, इसके अलावा जो प्लेट्स होती है ऑफ जा क्रैशर, जो हमारे क्रैशर होते हैं उनकी प्लेट्स होती हैं, तो वो सारी जो बनी होती है वो किसकी होती है? व्हाइट कास्ट आयरन की। वो किसकी बनी होती है? व्हाइट कास्ट आयरन की। इसके अंदर जैसे कि रेलवे है, रेलवे के जो व्हील्स होंगे, रेलवे के व्हील्स होंगे, जो हमारे क्रैशर्स हैं, क्रैशर्स के जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, क्रैशर के जो रोल्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं, तो वो सारी भी किसकी बनी होंगी? वो बनी होंगी व्हाइट कास्ट आयरन। तो एक बार फिर से देख लीजिए, व्हाइट कास्ट आयरन के अंदर हमने क्या बात की कि व्हाइट कास्ट आयरन को व्हाइट कास्ट आयरन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है? व्हाइट फ्रैक्चर सरफेस होता है। इसका जो सरफेस होता है वो व्हाइट फ्रैक्चर होता है। वो किसकी वजह से होता है? वो वजह होती है प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन की वजह से। और कार्बन किस फॉर्म में होता है? वो होता है सीमेंटेड फॉर्म में, ठीक है, कि सीमेंट की फॉर्म में जब कार्बन आयरन के अंदर
अंदर प्रेजेंट होगा और आयरन का जो सरफेस होगा वो वाइट होगा, तो उसकी वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, कास्ट आयरन। इसका हम हार्ड मटेरियल होता है। यूज कहाँ पे करते हैं, यूज हम करते हैं जो रेलवेज के व्हील होते हैं, व्हील को बनाने के लिए, जो हमारे क्रैशर के रोल्स होंगे उन रोल्स को तैयार करने के लिए, जो जा क्रैशर जो हमारा क्रैशर्स है उनकी प्लेट्स होंगी, प्लेट्स जा होंगे, उनको तैयार करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं व्हाइट कास्ट आयरन का। अब हम बात करते हैं ग्रे कास्ट आयरन की। तो ग्रे कास्ट आयरन क्या है कि इसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है ग्रेफाइट के रूप में। ठीक है, जो कार्बन की प्रेजेंस होगी, कार्बन की जो प्रेजेंस रहेगी यानी कि मौजूदगी होगी, वो किस फॉर्म में होगी, वो होगी ग्रे फॉर्म में। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे कास्ट आयरन। इसलिए क्या बोलते हैं, ग्रे कास्ट आयरन। और हम अगर इसके यूज की बात करें कि कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो जो हमारी लेथ होती है, मिलिंग मशीन होती है, शेपर मशीन होती है, तो इन सब के अंदर हम किसका यूज करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन का। किसका यूज करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन का। जब हम बात करेंगे व्हाइट कास्ट आयरन की, तो इसका यूज हमने कहाँ पे लिखा, रेलवेज के जो व्हील्स होंगे, ठीक है, व्हील्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, रेलवेज के व्हील के अंदर। ये तो होगा फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं ग्रे कास्ट आयरन की, तो ग्रे कास्ट आयरन का हम यूज कहां पे कर रहे हैं, ग्रे कास्ट आयरन का हम यूज कहां कर रहे हैं, मिलिंग मशीन के लिए। जो हमारी मिलिंग मशीन है, या फिर बोल दीजिए जो हमारी लेथ मशीन है, तो इन सब के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं ग्रे कास्ट आयरन का। किसका यूज कर रहे हैं, ग्रे कास्ट आयरन का। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन का। यहाँ पे हमने लिख दिया रेलवे ब्रिज के लिए, रेलवे के जो व्हील्स हैं इनका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, इनका यूज हम कर रहे हैं मिलिंग के लिए, लेथ के लिए, शेपर मशीन के लिए, तो ग्रे कास्ट आयरन भी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं थर्ड मेलेबल कास्ट आयरन, तो ये क्या है, ये भी एक तरह से व्हाइट कास्ट आयरन है कि मेलेबल कास्ट आयरन इज ए व्हाइट कास्ट आयरन विच इज मेड टुगेदर प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट। यानी कि ये एक तरह से क्या है, एक तरह से जो हमारा व्हाइट कास्ट आयरन है, जो हमने ये बात की है, तो एक तरह से व्हाइट कास्ट आयरन ही है जिसके अंदर हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसको एनालिंग बोलते हैं। तो एनालिंग प्रोसेस का यूज करके व्हाइट कास्ट आयरन से जो हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं, आयरन बना रहे हैं, वो आयरन हमारा कौन सा रहता है, उसको बोलते हैं मेलेबल कास्ट आयरन। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो हमारे ब्रेक प्लेट्स होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ब्रेक शू होते हैं, गियर हाउसिंग होती है, इन सब के अंदर हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मेलेबल कास्ट आयरन का। किसका यूज करते हैं, मेलेबल कास्ट आयरन का। तो मेलेबल कास्ट आयरन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज मेलेबल कास्ट आयरन इज व्हाइट कास्ट आयरन, कि ये एक तरह से क्या है, व्हाइट कास्ट आयरन है, व्हाइट कास्ट आयरन है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, हीट ट्रीटमेंट का। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का यूज करते हैं व्हाइट कास्ट आयरन के लिए। उस प्रोसेस को, जो हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनालिंग प्रोसेस। वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनालिंग प्रोसेस। वो हमारी प्रोसेस क्या होती है, एनालिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा हीट ट्रीटमेंट की सहायता से व्हाइट कास्ट आयरन से हम जो आयरन तैयार कर रहे हैं, वो आयरन हमारा कौन सा होता है, वो कहलाता है मेलेबल कास्ट आयरन। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज करते हैं गियर हाउसिंग तैयार करने के लिए। जो हमारे गियर हाउसिंग होती है उसको तैयार करना हो, या फिर जो हमारे ब्रेक प्लेट्स होती है, ब्रेक प्लेट्स हैं, इनको अगर तैयार करना हो, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मेलेबल कास्ट आयरन का। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम इनके बारे में बात करेंगे कि मॉडल कास्ट आयरन, जो अलॉय कास्ट आयरन है, ये क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो और हमारी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, ये तो अभी हमारी सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन चल रही है इंजीनियरिंग की। इसके अलावा जो हमारा रोट आयरन होता है, रोट आयरन के बारे में, अलॉय स्टील के बारे में, हाई स्पीड स्टील के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।